व्यक्ति का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। चलिए फटाफट अपने लेसन को अपने स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम जाया करे वेस्ट किए। पिछली बार जो मैं वीडियोस आपके सामने लेके आया, जो अपलोड किया था, वो मैंने रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित वीडियो आपके सामने में लेके आया था। आज अपना जो महत्वपूर्ण चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो प्रोनाउन का एक पार्ट है इंडेफिनिट प्रोनाउन। यानी कि प्रोनाउन के मैंने अलग अलग भाग बताए थे, उनमें से हम रिलेटिव प्रोनाउन तक स्टडी कर चुके हैं, लर्न कर चुके हैं, और आज का अपना जो चैप्टर होगा वो होगा इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो बगैर किसी की देरी के चलिए शुरू करते हैं अपने पार्ट को। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन बात करें इंडेफिनिट प्रोनाउन की, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते किसे हैं, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, यानी कि अनिश्चित वाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं करवाते, उनको अपन कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। यानी कि किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध कैसे नहीं करवाते, ये एक पैसेज के एक चैप्टर के माध्यम से हम सीख सकते हैं। तो इसकी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं आपके सामने 2 या 3 सेंटेंस लिखता हूँ, ध्यान से देखिए। Amit is my student, not student. Amit is my student. Second, Amit is a brave boy. फिर बॉक्स तो दिया, Amit can speak English. अमित अंग्रेजी बोल सकता है। आप कहेंगे कि सर ये क्या लिख रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इंडेफिनिट प्रोनाउन की। इनके बाद एक एग्जांपल और लिखूंगा, उससे इतना क्लियर हो जाएगा कि इंडेफिनिट प्रोनाउन होता क्या है। देखिए मैंने लिखा अमित इज माय स्टूडेंट, अमित इज अ ब्रेव बॉय, अमित कैन स्पीक इंग्लिश। क्या आपको कुछ चीज अटपटी लग रही है? हाँ, डेफिनेटली लग रही है कि बार बार आप अमित शब्द का यूज क्यों कर रहे हैं। अगर मैं अमित शब्द का बार बार यूज क्यों कर रहा हूँ, तो आप बता दीजिए कि अमित की जगह मैं क्या यूज कर सकता हूँ। आप निश्चित डेफिनेटली कहेंगे कि सर आप अमित की जगह ही शब्द भी यूज में ले सकते हैं। इट मीन्स कि इस नाउन की जगह मैंने जिस वर्ड को यूज में लिया वो प्रोनाउन हो गया, संज्ञा के स्थान पे काम आने वाला शब्द सर्वनाम हो गया। यहाँ पे अगर अमित लड़की का नाम है तो मैं ही यूज में ले रहा हूँ। अगर यहाँ पे कोई लड़की का नाम होता तो मैं अमित इसकी जगह सी यूज लेता। यहाँ पे कोई प्लूरल नाउन होती तो मैं उसकी जगह क्या यूज में लेता, मैं यूज में लेता दे। यानी कि इस प्रकार अपना ये चल रहा है। इसके द्वारा मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो ही प्रोनाउन आया है, ये ही प्रोनाउन एक निश्चित व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहा है, अमित की तरफ। यानी अमित इज माय स्टूडेंट, ही पढ़ते हमारे दिमाग में आएगा कि यहाँ पे अमित की बात हो रही है, जिसको ऑलरेडी हम जानते हैं। बट इंडेफिनिट प्रोनाउन में ऐसा नहीं होता। जैसे एक सेंटेंस, somebody has stolen my कैप, कि कोई मेरी कैप चुरा के ले गया, कोई मेरी कैप चुरा चुका है। कोई मतलब ये जो वर्ब का सब्जेक्ट यहाँ पे प्रोनाउन आया, ये somebody आया। क्या मुझे बता सकते हैं ये somebody कौन है? नहीं, आप भी नहीं बता सकते, मैं भी नहीं बता सकता, क्योंकि ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और यही तो है इंडेफिनिट प्रोनाउन की जो परिभाषा, कि ऐसा कोई सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं करवाता, उसको हम जान नहीं पाते कि इस व्यक्ति या वस्तु की बात हो रही है, उसको अपन कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे यहाँ पे देखिए ही बोध करवा रहा है अमित का, बट यहाँ पे somebody किसी का भी बोध नहीं करवा रहा, इट मींस ये इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। अब आपके मन में ये भी जिज्ञासा होगी कि अभी तक तो हमने somebody एक ही देखा है, क्या इंडेफिनिट प्रोनाउन somebody एक ही होता है? नहीं, एक नहीं होता, ये संख्या में काफी सारे होते हैं। उनको भी आज अपन एक सूत्र के माध्यम से, इस फॉर्मूले के माध्यम से शॉर्टकट तरीके से, बिल्कुल ही रटना नहीं पड़े, अपने इनको याद करते हैं। देखिए मैं 4 वर्ड लिखता हूँ, 4 वर्ड से क्रिएट हो जाएंगे 14, यानी कि 4 से अपन 16 प्रकार की इंडेफिनिट प्रोनाउन को सीख लेंगे। 4 वर्ड लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहला लिखा मैंने सम, दूसरा लिखा मैंने एनी, तीसरा लिखा मैंने एवरी, और चौथा लिखा मैंने नो। याद रह जाएगा, सम, एनी, एवरी, नो। अब इनके साथ में 4 वर्ड और अटैच कर रहा हूँ, 4 वर्ड इनके साथ में जोड़ रहा हूँ। सम के साथ मैंने जोड़ दिया बड़ी, एनी के साथ जोड़ दिया मैंने वन, एवरी के साथ मैंने जोड़ दिया थिंग, और नो के साथ मैंने जोड़ दिया वेयर। अब देखिए किस प्रकार ये सूत्र अपना कमाल करकर अपन फटाफट 16 इंडेफिनिट प्रोनाउन हमारे सामने लेके आते हैं। आपको करना क्या है, इस बॉडी शब्द को इन चारों से जोड़ना है, एनी शब्द को चारों से जोड़ना है, थिंग को चारों के साथ ऐड करना है, और वेयर को चारों के साथ ऐड करना है। जैसे somebody, anybody, everybody, nobody, यानी कि बड़ी के साथ चारों ऐड हो गए। एनी को वन के साथ चारों ऐड कर दीजिए, someone, anyone, everyone, no one।
थिंग के साथ चारों को ऐड कर दीजिए, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, और वेयर के साथ चारों को ऐड कर दीजिए और क्या बनेगा, समवेयर, एनीवेयर, एवरीवेयर, नोवेयर। इस प्रकार और ये 16 आ जाएंगे। चलिए बनाते हैं। पहले लेते हैं अपन बड़ी को, तो यहाँ पे मैंने दिया सम के साथ जोड़ दिया बड़ी वर्ड, एनी के साथ में बड़ी सब जोड़ दूंगा, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, और एक हो गया नोबडी। कितने प्रोनाउन तैयार हो गए, 4। और ये कौन से प्रोनाउन है, इंडेफिनेट। इंडेफिनेट क्यों है, क्योंकि किसी व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति या वस्तु की तरफ इशारा नहीं करते जिनको हम ऑलरेडी जानते हो, यानी बोध नहीं करवाते फिक्स का। तो अपने पास 4 इंडेफिनेट प्रोनाउन मिल गए। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं। बड़ी हो गया, अब लेते हैं अपन 1, यानी कि सम के साथ 1 को जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा सम 1, एनी 1, एवरी 1, और ये हो जाएगा नो 1। कितने हो गए, हमारे पास जो इंडेफिनिट प्रोनाउन की संख्या बढ़ती ही जा रही है और वो होगी 8। चलिए थिंग के साथ जोड़ते हैं, फटाफट ले लेते हैं। ये अपना हो जाएगा सम थिंग, नेक्स्ट क्या होगा बोलिए, एनी थिंग, फिर नेक्स्ट हो जाएगा एवरी थिंग, और लास्ट तो हो जाएगा नो थिंग। कितने हो गए, यानी कि चुटकियों ही चुटकियों में हमने 4 4 8 4 12 इंडेफिनिट प्रोनाउन को लर्न कर चुके हैं अपन। अब ये जो वेयर से बनने वाले जितने भी होंगे वे इंडेफिनिट प्रोनाउन नहीं होंगे, क्योंकि वेयर है वो स्थान सूचक शब्द है और स्थान सूचक शब्द हमेशा इशारा करता है एडवर्ब की तरफ। तो इस वेयर से बनने वाले 4 वर्ड होंगे वो एडवर्ब का काम करेंगे। पर स्पोकन इंग्लिश में इंडेफिनिट प्रोनाउन का बड़ा ही इंपॉर्टेंस होता है, बड़ा ही महत्व होता है। अगर इनको अच्छी तरह से लर्न कर ले तो स्पोकन में आने वाली जो मिस्टेक्स, जो गलतियां हैं, उनसे अपन बच सकते हैं। ग्रामेटिकल मिस्टेक से भी अपन बच सकते हैं। इन चारों को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ऐड करता हूँ नीचे। यहाँ पे देखिए सम के साथ मैंने जोड़ दिया वेयर, ये हो गया समवेयर। दूसरा हो जाता है एनीवेयर, नेक्स्ट हो जाता है एवरीवेयर, और फिर लास्ट हो जाता है नोवेयर। इस प्रकार हमको 4 मिल गए एडवर्ब। चलिए अभी तक तो हमने ये सीखा है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन होते क्या हैं, ये संख्या में कितने हैं। अगर अपन को लर्न करें तो क्या हम इनको रटें, रटना नहीं है, उनको एक ट्रिक्स के द्वारा इनको याद करना है। अब इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी आप पहुंचिए, यानी अब हमको यूज करना है इनको सेंटेंस में, किस प्रकार इनको यूज करें, इनका हिंदी अर्थ क्या होता है और किस प्रकार के सेंटेंस में किस प्रकार की इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज होता है। सबसे पहले अपन लेते हैं somebody, someone। याद रखिए ग्रुप में चलेंगे ये, इन दोनों का हिंदी अर्थ एक ही होगा, यानी कि दोनों को ग्रुप में अपन पढ़ेंगे एक साथ। ज्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि somebody का हिंदी अर्थ क्या होता है, someone का हिंदी अर्थ क्या होता है। लीजिए जी, दोनों का हिंदी अर्थ मैं आपके सामने लिख देता हूं। somebody का हिंदी अर्थ होता है कोई, और someone का भी हिंदी अर्थ होता है कोई। तो क्या इनमें कोई डिफरेंस है? हाँ है। वो क्या है मैं बताऊंगा, क्लियर करूंगा। somebody, someone, दोनों का हिंदी तो एक ही होता है कोई। जैसे मैंने एक सेंटेंस कहा somebody can speak English in the class, कि कोई भी व्यक्ति क्लास में अंग्रेजी बोल सकता है, कि अंग्रेजी कोई भी बोल सकता है। दूसरा मैंने ये कहा कि संसार में कोई भी अंग्रेजी बोल सकता है, anybody can speak English in the world। अब आप कहेंगे कि सर अंतर कहाँ हुआ, तो मैं आपको बता दूं कि ये इन सभी का अर्थ सेम होगा, इसका और इनका। जैसे somebody, someone, anybody, anyone, everybody, everyone, nobody, no one, सबका अर्थ एक ही होगा, बट डिफरेंस यूज में होता है। ये जो 4 इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये बात करते हैं ग्रुप की। मैं समझाऊंगा कि ग्रुप कैसे, और ये होता है विदाउट ग्रुप, इन ग्रुप से बाहर इंडिविजुअल। ये आता है इंडिविजुअल, यानी कि ये व्यक्तिगत बात करता है, किसी ग्रुप की बातें नहीं करता। जैसे मैं आपको अगर बोल के बताना चाहूँ, मान लीजिए हम क्लास में सब लोग बैठे हैं, क्लास में जितने भी बच्चे बैठे हैं उनके संदर्भ में बात करूं, और मैं क्लास में कहूं कि कोई भी गीत गा सकता है, कोई भी गीत बस गा सकता है, क्या मैं यहाँ पे
somebody यूज ले सकता हूं? नहीं, क्योंकि जब ग्रुप की बात होगी, जब ग्रुप डिस्कशन होगा, वहां आएगा somebody. Somebody can sing a song. अगर मैं जो someone को यूज करना चाहूं तो मैं आपको हिंदी में कह सकता हूं कि बाजार में किसी ने मेरी टोपी चुरा ली. बाजार में किसी ने मेरी टोपी चुरा ली तो somebody नहीं होगा, someone has stolen my cap in the market. शायद आप अच्छी तरह समझ रहे हैं कि इनमें अंतर क्या होता है. चलिए एक एक सेंटेंस इसका लेते हैं. जैसे मैंने पहला लिया, somebody can learn English, पहला सेंटेंस. दूसरा लिया मैंने, someone can learn English in the world. दोनों सेंटेंस का विभेद देखिए. पहला कह रहा है कि somebody can learn English, कोई भी अंग्रेजी सीख सकता है. सही बात है, कोई भी सीख सकता है आज के जमाने में. दूसरा लिखा someone can learn English in the world, संसार में कोई अंग्रेजी सीख सकता है. यानी कि ये बात हो रही है इंडिविजुअल और ये बात हो रही है ग्रुप की. तो बस दोनों में अंतर इतना ही है और बाकी बिल्कुल भी अंतर नहीं है कि ग्रुप के लिए अपन somebody लगाते हैं और इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए अपन someone लगाते हैं. शायद आप someone और somebody को अच्छी तरह से लर्न कर चुके हैं. चलिए नेक्स्ट जो अपना anybody और anyone, इन दोनों की तरफ बढ़ते हैं. anybody और anyone दोनों का हिंदी अर्थ एक ही होता है जैसे ऊपर वाले का होता है. मैं बताऊंगा, बताइए क्या होता है, सोचिए. anybody और anyone दोनों का हिंदी अर्थ होता है कोई भी. कोई भी यानी कि anybody कोई भी, anyone कोई भी. बात वही ग्रुप इंडिविजुअल वाली. जैसे मैं कहूं कि कोई भी कहानियां पढ़ सकता है. कोई भी कहानियां पढ़ सकता है. anybody can read story, या फिर मैं कहूं anyone can read story. दोनों सेंटेंस सही हैं, बट स्पोकन की दृष्टि से पढ़ाई में दोनों का इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि anybody बात करता है ग्रुप की और anyone बात करता है इंडिविजुअल व्यक्ति की, यानी ग्रुप से बाहर के किसी मेंबर की बात करता है. मैं कहूं कि क्लास में कोई भी पुस्तक को पढ़ सकता है तो मैं कहूँगा anybody can read book in the class. मैं कहूँ कि बाजार में कोई भी आपको हानि पहुंचा सकता है. anyone can harm you in the market. बाजार में कोई भी व्यक्ति आपको हानि पहुंचा सकता है. तो इस प्रकार anybody और anyone दोनों में अंतर हुआ. जैसे मैंने कहा कि कोई भी व्यक्ति मंच पे आ सकता है, कोई भी व्यक्ति स्टेज पे आ सकता है. ग्रुप के सामने जो सामने लोग बैठे थे उनमें से मैंने कहा कि कोई भी व्यक्ति मंच पे आ सकता है. तो उसमें आप बताइए anybody लगाऊं या anyone लगाऊं? anybody can come on the stage. कोई भी व्यक्ति मंच पे आ सकता है. तो इस प्रकार anybody और anyone में डिफरेंस होता है. अब देखिए नेक्स्ट अपना everybody, everyone, everybody और everyone. यहाँ पे थोड़ा साफ नहीं दिख रहा मेरे को. everyone, everybody और everyone का क्या हिंदी अर्थ आप बता सकते हैं? everybody, everyone का हिंदी अर्थ होता है सभी, यानी कि सब के सब लोग, यानी हो गया सभी. जैसे मैं एक सेंटेंस लूं, मैंने कहा everybody now या knows, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है. everybody now knows that earth is round. प्रत्येक व्यक्ति या सभी जानते हैं कि पृथ्वी गोल है. सभी जानते हैं पृथ्वी गोल है. यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगा कि यहाँ पे मैं नव यूज में लूंगा नोच, यानी आपको पता है कि अगर प्रोनाउन को मैं सिंगुलर मानूंगा तो मैं नोज लूंगा और इसको मैं प्लूरल मानूंगा तो मैं नव लूंगा. मैं एक चीज यहाँ की ओर बता देना चाहता हूँ कि जो वर्ब है, वर्ब नाउन से अलग बिहेव करती है. जब नाउन के साथ अपन एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बनती है, बट वर्ब के साथ जब एस या एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर रूप धारण कर लेती है. तो वन नाउन और वर्ब का अपना जो तरीका स्ट्रक्चर अलग अलग
मैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात इंडेफिनिट प्रोनाउन की बताने जा रहा हूँ कि इंडेफिनिट प्रोनाउन हमेशा ही सिंगुलर रूप में यूज होते हैं। इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज भूल के भी नहीं करना है। सिंगुलर नाउन जो प्रोनाउन है तो वर्ब भी क्या नहीं है, सिंगुलर यानी है। एवरीबॉडी नाउन नहीं आएगा। नोज दैट अर्थ इज राउंड की प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि पृथ्वी क्या है, गोल है। जैसे क्लास में मैंने कहा एवरीबॉडी know that earth is round, everybody know that sun rises in the east, कि प्रत्येक व्यक्ति जो सभी जानते हैं सूर्य वो पूर्व दिशा में उदय होता है। अगर मैं ग्रुप की बात नहीं करूंगा तो पता आपको मैं एवरीवन दूंगा। चलिए नेक्स्ट स्टेज की तरफ बढ़ते हैं। मैंने जो यहाँ पे बात की थी, जैसे चलिए मैं 2-3 सेंटेंस लिखता हूँ इसमें। पहला सेंटेंस somebody, यहाँ पे मैंने दिया each are learning his lesson। दूसरा मैं लेता हूं anybody का, anybody doesn't know how we can, anybody doesn't know how we can learn French। देखिए यहाँ पे मैं doesn't को हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं एक तो देता हूँ don't और एक देता हूँ doesn't। क्या मुझे बता सकते हैं पहला जो सेंटेंस इसमें करेक्ट फॉर्म क्या आएगी? somebody learning his lesson, कि कोई अपना पाठ पढ़ रहा है, लर्न कर रहा है। क्या इसमें इज आएगा, आर आएगा? मैंने पहले ही बता दिया है जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं ये बिहेव करते हैं सिंगुलर वर्ब की तरह। इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज कभी करना ही नहीं है। अगर करोगे तो बहुत गलत करोगे। तो यहाँ पे यूज होना चाहिए था इज का। एनीबडी डोंट या डजंट नो हाउ वी कैन लर्न फ्रेंच, कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता कि हम फ्रेंच को कैसे सीखें। तो इसमें क्या आप डोंट लगाएंगे या डजंट लगाएंगे? मैंने कहा है कि एनीबडी सिंगुलर की तरह व्यवहार करता है तो इसमें आना है डजंट। तो ये जो एक इंपॉर्टेंट बात अपनी वर्ब से संबंधित थी जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट अपना बचा है नबड़ी नो वन। हाँ एक चीज और बता दूं, समबडी और समवन का जो यूज है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है हमेशा। जो अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसमें होता है। नबडी नो वन दोनों का ही अर्थ एक ही है और वो होगा कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। जैसे nobody know how to डांस, कोई नहीं जानता कैसे नृत्य किया जाता है। यानी कि नबड़ी के बाद भूलकर भी आपको नोट का यूज नहीं करना है, क्योंकि नबड़ी और नो वन दोनों क्या है, नेगेटिव सेंस देते हैं। इस नबड़ी की जगह में एनीबडी को भी यूज में ले सकता हूँ। इस सेंटेंस को ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ, एनीबडी doesn't know how to dance, दोनों का हिंदी अर्थ एक ही है। और इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, क्योंकि nobody know how to dance, कोई भी नहीं जानता नृत्य कैसे होता है। anybody doesn't know how to dance, कोई भी नहीं जानता नृत्य कैसे होता है। मतलब दोनों का सेंस सेम ही है। यानी कि आप anybody के साथ नोट लगा देंगे तो वो nobody बन जाएगा। चलिए अब इन नोबडी और एनीबडी से संबंधित लास्ट एक सेंटेंस आपके सामने और लेके आता हूं मैं, फिर बात करेंगे थिंग की। यानी कि मैंने कहा nobody can't play piano। क्या ये सेंटेंस सही है? एक सेंटेंस ध्यान से देखिएगा, nobody can't play piano या फिर no one can't play piano। ध्यान से देख के बताइएगा मुझे दोनों सेंटेंस में सही लिखा हूं या फिर मैं इसका गलत यूज कर रहा हूं।
आपका आंसर ये होगा सर आप गलत यूज कर रहे हैं, क्योंकि नोबडी और नो वन के बाद कभी नोट का यूज नहीं होता, क्योंकि दोनों नेगेटिव सेंस देते हैं। तो यहाँ पे होना चाहिए था नोबडी प्ले पियानो, नो वन प्ले पियानो, कि कोई भी पियानो नहीं बजा सकता, कोई भी पियानो नहीं बजा सकता। ये बात करता है ग्रुप की और ये बात करता है इंडिविजुअल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये अपना जो चैप्टर था वो इन दो कॉलम के संदर्भ में चल रहा था। ये जो दोनों हैं ये यूज आते हैं पर्सन के लिए, यानी कि somebody, someone, anybody, anyone, everybody, everyone, nobody, no one, इनका यूज हमेशा व्यक्तियों के लिए किया जाता है। समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, इनका यूज हमेशा किसके लिए किया जाता है? वस्तुओं के लिए किया जाता है। समवेयर, एनीवेयर, एवरीवेयर, नोवेयर, इनका यूज हमेशा स्थान के लिए किया जाता है। और संपूर्ण संसार की जितनी भी नाउन्स हैं वो 3 वर्डों में समाहित हो जाती हैं। एक वर्ड होता है पर्सन, एक वर्ड आ गया थिंग और एक वर्ड आ गया स्थान। इनमें संसार की कोई भी नाउन्स को अपन ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा पंखा किस में लेंगे? थिंग्स में लेंगे। मैंने कहा बच्चा किस में लेंगे? आप पर्सन में लेंगे। या फिर मैंने कहा कोई स्थान का नाम ले लिया, आप वेयर में ले लेंगे। या फिर मैंने जैसे कहा कि मार्कर थिंग्स में आएगा, जैसे मैंने कहा पेड़ पौधे थिंग्स में आएगा, जैसे मैंने कहा कि लोग पर्सन में आ जाएंगे। यानी कोई भी कंसेप्ट संसार की ले लो, 3 चीजों में समाहित हो जाती है। नेक्स्ट अपना जो है समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, और इनका यूज किनके लिए होता है? थिंग्स के लिए इनका यूज होता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं समथिंग की। जैसे मैंने कहा आई वॉन्ट टू से समथिंग, आई वॉन्ट टू से समथिंग, मैं कुछ कहना चाहता हूं। यानी समथिंग का हिंदी में क्या हो गया? कुछ। आई वॉन्ट टू से समथिंग, मैं कुछ कहना चाहता हूं। दूसरा, यू कैन डू समथिंग, आप कुछ भी कर सकते हो। यानी कि समथिंग का क्या होगा? कुछ, आप कुछ कर सकते हैं। दूसरा नेक्स्ट अपना एनीथिंग। जैसे समथिंग का हिंदी कुछ, एनीथिंग का हिंदी अर्थ हो जाएगा कुछ भी। एनीथिंग का क्या हो जाएगा? कुछ भी। जैसे एनीथिंग का एक एग्जांपल लेके मैं आता हूं आपके सामने। कुछ भी, यू कैन लर्न एनीथिंग, यानी तुम कुछ भी सीख सकते हो। आप स्वतंत्र हैं। यू कैन डू एनीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं। यू कैन टेक एनीथिंग, तो स्पोकन में बड़ा इनका इम्पोर्टेंट महत्व होता है। एवरीथिंग का अर्थ होता है सब कुछ। एवरीथिंग का अर्थ होता है सब कुछ। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, दूसरा सेंटेंस एवरीथिंग का अर्थ हो गया सब कुछ। एवरीथिंग, everything has been burned, सब कुछ जल चुका है। Everything is burned in the house, कि घर में सब कुछ जल चुका है। घर में आग लगी, सब कुछ जल गया। या फिर everything की जगह everything can be learned at school. At school, की स्कूल में कुछ भी सब कुछ सीखा जा सकता है। एवरीथिंग का मतलब सब कुछ। एवरीथिंग कैन बी लर्न एट स्कूल, की स्कूल में सब कुछ सीखा जा सकता है। तो ये अपना था एवरीथिंग। अब बात आती है नथिंग की। और नथिंग की अगर मैं बात करूं तो नथिंग का यूज हमेशा आपको पता है कि नोट के साथ इसका यूज नहीं होता। जैसे नथिंग का अर्थ होता है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। नथिंग इज सीन देयर, नथिंग इज सीन देयर, यहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। नथिंग इज सीन देयर, वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। नथिंग की जगह आप यूज कर सकते हैं एनीथिंग का, बट एनीथिंग के साथ हमको लगाना पड़ेगा नॉट। जैसे एनीथिंग इजंट सीन
दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेंटेंस सेम है कि वहां कुछ भी देखा नहीं जा सकता, या फिर नथिंग इज सीन देयर, वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके सामने 4, 8, 12 इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिनको शायद आप अच्छी तरह से आपने लर्न किया होगा। अगर आपने अच्छी तरह से लर्न किया तो कमेंट के माध्यम से मुझे पता चल जाएगा। समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नेबडी, इनका प्रत्येक का यूज जो 8 व्यक्ति के लिए होता है, इन 4 का यूज वस्तु के लिए होता है। बात करेंगे इन 4 एडवर्ब्स की भी, इनको भी अपन आज पढ़ के ही वीडियोस को क्लोज करेंगे। चलिए सबसे पहले लेता हूं समवेयर। समवेयर का हिंदी अर्थ होता है कहीं, समवेयर का अर्थ होता है कहीं, और एनीवेयर का अर्थ होता है कहीं भी। चलो दोनों को लेते हैं। पहला सेंटेंस लेता हूं मैंने कहा कि तुम कहीं जा सकते हो, तुम कहीं जा सकते हो, ग्रुप की बात, तुम कहीं जा सकते हो, यू कैन गो समवेयर। दूसरा मैंने कहा यू कैन सीट एनीवेयर इन द क्लास। अब क्या हुआ, या स्टूडेंट कोई अंदर आया, क्लास में आया, या फिर कोई प्रोग्राम था उसमें आया, किसी ने अनुमति मांगी कि मैं कहाँ बैठ सकता हूँ, तो यू कैन सीट एनीवेयर इन द क्लास, तुम क्लास में कहीं भी बैठ सकते हो। यानी कि एनीवेयर का अर्थ हो गया कहीं भी, और सम का अर्थ होता है कहीं। यू कैन गो समवेयर, तुम कहीं जा सकते हो, यू कैन सीट एनीवेयर इन द क्लास, तुम क्लास में कहीं भी बैठ सकते हो। लास्ट अपना बचा एवरीवेयर है और नोवेयर। एवरीवेयर का अर्थ होता है सब जगह, एवरीवेयर का जगह अर्थ होता है सब जगह। जैसे मैंने सेंटेंस लिया, गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, इस संसार में भगवान सब जगह है। गॉड इज एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, की संसार में जो भगवान है वो सब जगह विराजमान है, सर्वमान सुप्रीम जो पावर है। बीच में एक वर्ड बता दूंगा, कई बार अपन गॉड ऐसे लिख देते हैं, कई बार अपन गॉड ऐसे लिख देते हैं। क्या इनको किसी विदाउट डिफरेंस के यूज करते हैं, या इन पे यूज होता है, या कोई डिफरेंस होता है? आज मैं क्लियर करवा ही देता हूँ। लगे हाथ, जो अपन जीओडी गॉड जी कैपिटल लेते हैं, ये उस सुप्रीम पावर की बात करते हैं जो संसार में, जिसको अपन एक ही मानते हैं, ये जिसने सृष्टि का, यूनिवर्स का क्या किया है, निर्माण किया है। ये जो गॉड वर्ड है, ये हमारे उन वीर पुरुषों के लिए यूज में होता है जो हमारे लिए कोई अच्छा कार्य काम करके गए, समाज के लिए अच्छा कार्य किया, कोई धर्म सुधार का काम किया, और वो आज पूजनीय है, उनके लिए इस गॉड शब्द का यूज हम करते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ड था कि गॉड इज एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, संसार में भगवान सब जगह है। लास्ट में बचा नोवेयर, कहीं भी नहीं। जैसे आई कांट फाइंड योर पर्स, I can't find your purse I can't your purse nowhere in the class। क्या कह रहे सेंटेंस कि मुझे क्लास में आपका पर्स कहीं भी नहीं मिला। क्या सेंटेंस सही है? नहीं। अगर nowhere, नथिंग, नो वन, नोबडी का यूज हो रहा है तो उसमें आप नोट का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव सेंस देते हैं। तो इट मीन्स यहाँ पे आना चाहिए था आई कैन फाइंड योर पर्स नोवेयर इन द क्लास, कि मुझे क्लास में आपका पर्स कहीं भी नहीं मिला। अगर मैं इसको नोवेयर को चेंज करना चाहूँ इसमें से किसी एडवर्ब के द्वारा, तो क्या लगाऊंगा मैं एनीवेयर प्लस क्या लगाऊंगा, नोट लगाऊंगा। एनीवेयर प्लस नोट क्या बन गया, नोवेयर। इसी तरह एनीथिंग प्लस नोट बन जाएगा नथिंग, और एनीबॉडी प्लस नोट बन जाएगा नोबडी। तो इसको मैं ऐसे भी ले सकता हूं, आई कांट फाइंड योर पर्स एनीवेयर इन द क्लास, कि मुझे क्लास में आपका पर्स कहीं भी नहीं मिला। फ्रेंड्स, ये थे आपकी इंडेफिनिट प्रोनाउन। शायद आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरा ये चैप्टर अच्छा लगा तो आप वीडियोज को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपका मन चाहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।